अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं, खबर उर्दू अपने मुबाहिसों में समाज को दरपेश मसाइल जो है हमारे समाज को, चाहे वो तैलीमी सतह पे हो, इंसानी सतह पे हो, उन पे बहस मुबाहिसा करते हैं। आज हमारे पास जो मौजू है वो बड़ा संजीदा है और बड़ा दिल को छू लेने वाला है। आज हम जो पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज है, जो हमारे लोग हैं जिनकी कोई भी सी भी जिस्मानी माजूरी है, उनके मसाइल डिस्कस करेंगे एक एमिनेंट पैनल के साथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई दी है पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज के साथ काम करते करते। हमारे साथ है डॉक्टर जहीर जान साहब और है डॉक्टर चिंतनजीत कौर, जो पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज के न सिर्फ लिखते हैं, उनके हक में बोलते हैं, बल्कि उनके नुमाइंदे बनकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में उनकी पैरवी करते हैं। मैं आप दोनों का खैर मकदम करूंगा इस प्रोग्राम में। ज़हीर साहब, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि कश्मीर में हमारे जिस्मानी तौर पर नाखेज या स्पेशल पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज के क्या क्या अहम मसाइल आप समझते हैं इस वक्त? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने हमें आज अपने प्रोग्राम में हमें बोलने का मौका दिया। सर देखिए, जो यहाँ कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट ये है, जोन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिसेबिलिटी बढ़ भी रही है, और डिसेबिलिटी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंसस जो 2011 है, थ्री थ्री 3 लाख। तो अगर देखिए, पिछले 2 साल से यहाँ कोविड है, तो कोविड की वजह से जो है, अगर हम बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनके बहुत सारी डिफिकल्टीज आई है बिकॉज ऑफ कोविड। पहले ही है उनके जो रेगुलर थेरेपीज जरूरत होती है, तो सेंटर्स, जितने भी सेंटर्स है वो कोविड की वजह से बंद हो चुके थे 2 साल से। अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, बट दे नीड रेगुलर थेरेपीज लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी। बट बिकॉज ऑफ कोविड, उसकी वजह से जो ये है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। तो ये है। और अगर हम देखेंगे, जॉब पॉलिसीज भी इन पर्सन्स विद डिसेबल्स के लिए नहीं है। तो आफ्टर 370 आर्टिकल यहाँ पर जो है 2016 एक्ट जो है वो यहाँ पर पास हो चुका है, बट वो अभी पूरी तरह से यहाँ जो है लागू नहीं हो चुका है। इन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में इनको एडमिशन नहीं दिया जाता है, इनका रिजेक्ट किया जाता है एडमिशन। उसके लिए भी हमने बहुत सारी पिटिशंस की है, हाई कोर्ट में भी हमने लास्ट ईयर पीआईएल की थी, और डिसेबिलिटी कमीशन में भी हमने लास्ट ईयर एक पिटिशन की थी 3 स्कूल्स के खिलाफ, टेंडल बिस्को, मैलनसन, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट एंड बर्न हॉल, जिन्होंने इन बच्चों को एडमिशन देने से इनकार किया था। तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है, नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनकी फैमिलीज, स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं, वो उनका बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है जब उनका बच्चा है पूरे 24 आवर्स उनके सामने रहेगा विदाउट थेरेपीज। तो उसकी वजह से बहुत उन पे भी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। ये बहुत मतलब ये है ना, इश्यूज है हमारे कश्मीर में। डॉक्टर ज़हीर जान साहब, आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर चिंतनजीत कौर के साथ कुछ रूबरू कुछ क्वेश्चंस रखना चाहता हूँ। मैम, आपका खैर मकदम है। आप मुझे बताइए, जहां तक पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज का ताल्लुक है, तो हमारी जम्मू कश्मीर रीजन में किस किस्म की फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के वक्त में उनके लिए, और क्या करने की जरूरत है? शुक्रिया रमीज़ साहब, जैसे ज़हीर ने कहा कि आपने आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है और हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ज़हीर ने कोट किया कि हमारे पास अभी तो डेटा ही नहीं है, और बीइंग ए कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन, नंबर्स आर एम्पल। हर साल ये जो नंबर है हमारा, बढ़ता ही जा रहा है। अब हम बुनियादी तौर पे अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी, एक अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी घर से निकलता है और उसने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अगर हम रोड्स की बात करें, बेरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करें, हमारी जो मेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां ही बेरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं है। कुछ कुछ बिल्डिंग्स में हमें रैंप दिखेगा,
और ट्रांसपोर्ट की तो बात ही नहीं है। अगर हम बाहर की बात करें तो स्पेशली कुछ रिजर्वेशन सीट्स होती हैं। अब हमारी अगर नॉर्मल लोकल ट्रांसपोर्ट की आप बात करेंगे, हमें लिखा हुआ जरूर मिलेगा रिजर्व, लेकिन एक डिसेबल उस पे चढ़ेगा कहाँ से? सो एक्सेसिबिलिटी जो है एक मेन लैक कंपोनेंट है हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। काम इंक्लूजन वो हमारी सोसाइटी में तभी आ सकते हैं जब एक एक्सेसिबल रोड्स हो, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन हो, एक जरिया हो, ताकि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन को इजीली अवेल कर पाए। तो हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट सोशल वेलफेयर की ही अगर आप बात करें, वहां पे भी रैम्प्स नहीं है। सो जो एक्सेसिबिलिटी अभी आप आज की डेट में देखेंगे थ्रू आउट इंडिया, एक्सेसिबल इंडिया एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसके अंडर काफी चीजें हम लोग बुनियादी तौर पे ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि अभी कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी JNK आ रहा है, तो उसके साथ साथ बहुत से प्रावधान आए हैं, जैसे कि ज़हीर ने कोट किया ऑलरेडी 2016 RPWD एक्ट। उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले ही नेशनल ट्रस्ट भी आया है, जिसमें एम्पल ऑफ प्रोविजंस है, प्रावधान है, लेकिन उनकी एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, both from the government as well as the private establishments जो हमारे यहाँ है। सो ये कलेक्टिव एफर्ट हो हिंड्रेंसेस की। दूसरी आफ्टर एक्सेसिबिलिटी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो करंट हमारा रिजर्वेशन थी वो 3% थी, जो कि बहुत कम है। आज की डेट में हमारे बहुत से ऐसे यूथ हैं जो वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे कैंपसेस से। हमने लास्ट अभी कुछ लेटेस्ट ही हमने कश्मीर चिंतनजीत जी, आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं जहीर जी के पास जाऊंगा। जहीर जी, क्या वजह है कि हमारे यहाँ कश्मीर में स्कूल्स अभी तक पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज को अपना हक नहीं देते हैं, खासकर एडमिशन की बात हो या दूसरी बात हो? जहीर जी। हाँ जी सर, यहाँ पर इन जो स्कूल्स है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि हमने पहले अप्रोच किया है। जो पेरेंट्स है हमारे साथ, मेरे साथ कम से कम 200 पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, और जितने भी पेरेंट्स है वेल क्वालिफाइड है, वो डॉक्टर है, KS ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है। तो जो उनके बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल ऑटिज्म, सर्बल पैलिसी, ADHD है, बट अभी तक कोई स्कूल नहीं है जहां पर उनको एडमिशन मिलता है। खाली दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर है जिन्होंने एक लर्निंग रिसोर्स सेंटर चालू किया हुआ है। बाकी जो जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने अभी तक इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, जिसकी वजह से हम बार बार उनके पास गए, बट they did not bother to allow us so that they discuss with us this initiative, पर हमारे साथ डिस्कस करे। सो फाइनली हम 2020 में हाई कोर्ट चले गए, जहां पर हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहां पर ये किया ना, एडमिट किया। तो और हमने रिसेंटली पेरेंट्स को भेजा है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमने पेरेंट्स को भेजा है बिस्को, मेलनसन एंड प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट फॉर एडमिशन के लिए, बट वहां से उनको रिजेक्ट किया गया एडमिशन। तो उसका भी अभी पिटिशन चल रहा है डिसेबिलिटी कमीशन में। तो अब स्कूल्स का यही एक्सक्यूज रहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सो अगर आप देखेंगे एक्ट 2000 RPD एक्ट 2016, जिसमें लिखा गया है कि इंक्लूजन फॉर दीज चिल्ड्रन, नॉट ओनली इंक्लूजन, जब ये 18 ईयर्स पास 18 ईयर्स की एज जब हर कोई बच्चा क्रॉस करता है एक स्कूल में, तो फिर उसको स्कूल से निकाला जाता है। तो RPD एक्ट में ये भी लिखा गया है कि स्कूल के बाद इनका वोकेशनल होगा। तो every college should start vocational training for these students। तो ये हम इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो RPD एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इनको अपने राइट्स देने हैं हमें। तो हर किसी, नॉट ओनली स्कूल्स, वो हर किसी डिपार्टमेंट को देने हैं, वो चाहे जॉब हो, वो कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी हो। बिफोर लास्ट वीक हमें यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्च स्कॉलर, PhD रिसर्च स्कॉलर ने अप्रोच किया कि वहां पर उनको हॉस्टल रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। तो वो केस भी हमने डाल दिया है अभी कोर्ट में, दिल्ली डिसेबिलिटी कमीशन में डाल दिया है वो। तो उसका भी देखते हैं हम क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ बहुत सारे मसाइल है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, नॉट ओनली एजुकेशन, जॉब पॉलिसी, एसेसिबिलिटी। जैसे डॉक्टर चिंतन मैम ने बोला, यहाँ एसेसिबल है ही नहीं। अगर आप देखेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट,
जो एक मेन डिपार्टमेंट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, वो आप देखिए ओल्ड सेक्रेटरीट में दूसरी मंजिल पर है। अगर कोई व्हील चेयर यूजर होगा तो वो कैसे दूसरी मंजिल में जा सकता है? पहले गवर्नमेंट को चाहिए बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाए, जो कि आरपीडी एक्ट में ऑलरेडी लिखा है कि दे हैव राइट्स। और सबसे मुझे लगता है कि पहले हमें पेरेंट को अवेयर करना है उनके राइट्स क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी माल प्रैक्टिसिंग हो रही है। अगर आपको पता होगा अयान का केस, अयान जफर, जो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा था, बिफोर एक्सीडेंट ही वाज विजुअली इम्पेयर्ड, बट नाउ ही डेवलप्ड लोकोमोटर डिसेबिलिटी बिकॉज वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज टीचर वाज नॉट क्वालिफाइड, दे डोंट नो हाउ टू टैकल स्पेशल चिल्ड्रन। तो वो एक मसला है यहाँ पर। आपकी बातों को आगे बढ़ाते हैं जहीर साहब, आपकी बातों को आगे बढ़ाता हूं। मैं डॉक्टर चिंतनजीत के पास फिर से जाऊंगा। उम्मीद है कि उनकी इंटरनेट फिर से बहाल हुआ होगा। डॉक्टर चिंतनजीत जी, मैं आपके साथ ये सवाल रखना चाहता हूं कि जो जॉब पॉलिसी की आपने बात की, तो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जॉब्स में एटलीस्ट पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज के, ताकि वो ग्रो कर सके समाज में? देखिए, अभी करंट की जैसे मैंने कोट किया कि 3% है, जो कि बहुत कम है। कम से कम इसे 5% तक ले जाना चाहिए। लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट में ही सारे एब्जॉर्ब नहीं हो। जो हमारे प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे भी कुछ एक स्टेट को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर हम मीडिया हाउसेस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो वहां पे भी एक अच्छी रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि सारे ही गवर्नमेंट प्रोविजन के अंडर अकोमोडेट नहीं हों। हमें एज अ होल इन टोटलिटी देखना है, या हमारे एजुकेशनल बिग इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल हब्स हैं, वहां पे कितनी रिजर्वेशन है, और व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू द पर्सन विद पर्टिकुलर कंडीशन। अगर कोई फिजिकली इम्पेयर्ड है, तो फ्रंट जॉब, डेस्क जॉब्स, वेयर अदर अपॉर्चुनिटीज शुड बी देयर कि जिन पे काम कर सके। अदर देन दैट, लाइवलीहुड जो एक अहम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि हमारे सीआरसी का जो इदारा है, वहां पे भी बहुत प्रोविजंस हैं। लाइवलीहुड, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे अपना एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकता है, और उसके थ्रू वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता है, इंडिपेंडेंटली अपनी इनफैक्ट फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है, ताकि उसे भी एक इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टफुल डिग्निटी मिल पाए, और वो अपनी लाइफ को पूरी तरह अच्छे से जी पाए विद utmost डिग्निटी। अच्छा जहीर साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि रिन्यूमरेशन, खासकर पेंशन हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आप समझते हैं जहीर साहब वो सेटिस्फैक्टरी है? सर नहीं, हर किसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 1000 रुपीज मिलता है सोशल वेलफेयर की तरफ से। वो भी उनको मिलता है 2-3 महीने के बाद। मुझे नहीं लगता है कि 1000 इज सफिशिएंट नाउअडेज। जितनी महंगाई है, वो कम से कम 3000 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। तो वो एक ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर कहाँ से स्टार्ट होती है? जब एक बच्चा पैदा होता है, मुझे लगता है कि जब अब पेरेंट्स को पता चलता है कि अब जब उनको डायग्नोज होता है 2 साल की उम्र में, उनका डायग्नोज हो जाता है कि आपके बच्चे को सर्बल पैल्सी है, या आपके बच्चे को ऑटिज्म है, एडीएचडी है, तो फिर उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन हमें चाहिए कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चाहिए हमें। तो वो यहाँ कश्मीर में नहीं है। अब आप देखिए श्रीनगर में है, कहीं कहीं पर है श्रीनगर में, जैसे सीआरसी है, या यहाँ पर जीबी पंत हॉस्पिटल में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोला है गवर्नमेंट ने। बट हमें देखना है जो पेरेंट कुपवारा से है, जो सोपूर से है, जो हंदवारा से है, तो या अनंतनाग शुपियन से है, तो वहां पर तो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है ही नहीं। उन पेरेंट्स को श्रीनगर आना पड़ता है। तो और थेरेपी कम से कम 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज थेरेपी किया तो 1 महीने के बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इन कम से कम 1 साल 2 साल इनको लगते हैं थेरेपीज में। तो या तो पेरेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है श्रीनगर, या तो वो बच्चे को फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि यहाँ। तो मुझे लगता है कि पहले गवर्नमेंट को चाहिए हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स खोले। तो जब आप ही बच्चा की बात को अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स की आगे लेता हूं मैं चिंतनजीत के साथ। चिंतनजीत साहिबा, आप हमें ये बताइए कि सीआरसी नाम का एक इदारा कुछ दिहाई पहले, कुछ साल पहले या मार्च वजूद में आया, आप कहां तक समझते हैं कि उनकी वर्किंग कितनी सेटिस्फैक्टरी या अनसेटिस्फैक्टरी है?
सर अगर हम बुनियादी तौर पे बात करें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर सीआरसी की बात करें वो अगेन श्रीनगर बेस्ड है। जैसे ज़हीर ने कोट किया, जो आउटरीच केसेस हैं हमारे, जो भी केसेस वहां आते हैं, ऑल्दो एड्स एंड अप्लायंसेस कुछ उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और ओपीडी सर्विसेज दी जाती है, लेकिन हमें यहाँ समझने की जरूरत है, जो रिहैबिलिटेशन है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये कुछ सालों का भी हो सकता है जब तक बच्चा कंप्लीटली फंक्शनल अपना अटेन कर पाए या इंडिपेंडेंट हो पाए। सो डेली बेसिस पे सीआरसी हमें ओपीडी सर्विसेज देता है, जो कि मैं अपनी तरफ से एज अ प्रैक्टिशनर ऑल्सो ये उतना हेल्पफुल नहीं रहता है। और अगर एक लेबरर आप या मिडिल क्लास की बात करें, जो कुपवारा, हंदवारा या कुकरनाग कहीं 70-80 किलोमीटर दूर से आ रहा है, उसके लिए रोज अप डाउन करना बहुत ही नामुमकिन है। हालांकि हमारा जो सीआरसी है उनके पास प्रावधान है, प्रोविजंस है, दे हैव टू प्रोवाइड, उनको ट्रांसपोर्टेशन तक प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जैसे कि सर ने कहा कि गवर्नमेंट लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ समग्रा है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसोर्स रूम है, बट वो कितने बेनिफिशियल है, इट्स रियलिटी कि वहां पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। हर डिस्ट्रिक्ट में वो भी पूरे नहीं कर पाते। हम लोग खुद दोनों रिहैबिलिटेशन बैकग्राउंड से हैं और अभी एज अ प्रैक्टिशनर्स भी हैं। सो मेरे इदारे में भी ऑलमोस्ट 1500 से ऊपर रजिस्टर्ड बच्चे हैं कि जो आउटरीच के हैं और जिन्हें हम केटर नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और सीआरसी जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और अभी अगर आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही हमारा पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन आया था स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के इश्यूज पे बात करने। तो बहुत जरूरी है जो हमारे लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स, प्रैक्टिशनर्स आगे आके जो हमारे पास बेस्ट पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको लाएं और इनको हम स्ट्रेंथन कर पाए, इनको एम्पावर कर पाए। अच्छा, आखिर में मैं डॉक्टर ज़हीर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि चाहे हमारा हॉस्पिटल हो, पार्क हो या रेस्टोरेंट हो, ये भी पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज के लिए फ्रेंडली नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए फ्रेंडली नहीं है? किस हद तक आप एग्री करेंगे ज़हीर साहब? कम से कम 90% वो तो है ही नहीं। आप पहले आप यहाँ देखिए, जो डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस की बात कीजिए, वहां तो रैंप्स है ही नहीं। क्योंकि डीसी ऑफिस एक ऐसा इदारा है जहां पर हर किसी पर्सन को जाना पड़ता है, वेदर डिसेबल वेदर नॉर्मल। आप देखिए, अगर कोई व्हील चेयर यूजर है, क्या वो ऊपर डीसी सर के साथ मिल सकता है? क्योंकि वहां पर है ही नहीं, रैंप्स नहीं है। तो उसको या तो डीसी को नीचे आना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, या तो 2-3 लोगों को उसकी व्हीलचेयर को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो मुझे लगता है कि यहाँ पर एसेसिबिलिटी की बहुत जरूरत है। पार्क्स अगर हो, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, उनको पहले एसेसिबल करना है। या जो मैंने बात कही अर्ली इंटरवेंशन की, अर्ली इंटरवेंशन यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स कुपवारा से यहाँ नहीं आ सकते हैं। उनके बच्चों को क्या होता है, उनके बच्चे जो है फिर वो रह जाते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाती है, उनमें कंट्रैक्चर्स आ जाते हैं, क्योंकि उनको पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है एक्यूरेट टाइम पर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ माल प्रैक्टिसिंग बहुत है। इन बच्चों को यूज किया जाता है डिफरेंट एनजीओज में, डिफरेंट प्राइवेट क्लिनिक्स में। एनजीओज क्या करते हैं, इन एनजीओज खोल दिया, इन बच्चों को वहां पर बिठा दिया, फोटोग्राफिंग हो गई तो बाहर से फंड वो लेते हैं। बट मुझे नहीं लगता है अभी तक जो एनजीओज है, कोई बच्चा ऐसा, कोई स्टूडेंट जो वहां से पूरा रिहैबिलिटेट होके निकला होगा। यहाँ पर मैं क्लिनिक्स की बात करता हूँ या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात करता हूँ, वहां पर माल प्रैक्टिसिंग हो रही है। सिंपल ग्रेजुएट्स जो है, जो इन बच्चों के साथ डील करते हैं, जबकि आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार बार नोटिस निकाली है कि इन बच्चों के साथ वही डील कर सकता है जो आरसीआई क्वालिफाइड हो, जिसने फिजियोथेरेपी किया हो, जिसने ऑक्यूपेशनल थेरेपी किया हो, या जिसने रिहैबिलिटेशन थेरेपी किया हो, जो आरसीआई सर्टिफाइड हो। बट यहाँ पर तो सिंपल ग्रेजुएट्स भी इन बच्चों के साथ डील करता है। अब पेरेंट उतना अवेयर नहीं है कि वो वहां सेंटर पे उनको बताए कि हमें सर्टिफिकेट दिखाओ अपने प्रोफेशनल्स की। तो ज़हीर वो साहब, ये आपकी इन बातों को, रिहैबिलिटेशन की जो आपने खूब अपना शानदार नजरिया पेश किया और
आप नुमाइंदा है पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज की, बड़ी जोरदार वॉइस है आप उनकी। आपकी इस सुनहरी फीडबैक के लिए मैं शुक्रिया लेता हूँ। आखिर में मैं डॉक्टर चिंतनजीत आपसे यही जानना चाहूंगा कि अगर आपको 2 इश्यूज आइडेंटिफाई करने हो जो गवर्नमेंट को जल्दी एड्रेस करने हो पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज के लिए, वो क्या रहेंगे डॉक्टर चिंतनजीत? जी बिल्कुल रमेश जी, इसमें 2 मेन इम्पोर्टेंट इश्यूज ये रहेंगे। एक तो एक्सेसिबिलिटी का, एक जब एक्सेसिबिलिटी होगी तभी एक डिसेबल इंसान अपने हकूक के लिए आगे आ पाएगा। और दूसरा हमारा जो कि ये है अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जितना डिसेबिलिटी पे चेक होगा, जितनी जल्दी एक बच्चे की डिसेबिलिटी कैच की जाएगी, उतना बेहतर उस पे काम किया जाएगा। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड बेटर इज द प्रोग्नोसिस। उतना ही उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होगा जितनी अर्ली उसे एक रिहैबिलिटेशन रिजीम मिलेगा, रिहैबिलिटेशन थेरेपी मिलेगी, उसकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। डॉक्टर चिंतनजीत कौर, डॉक्टर जहीर साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हम आपको और भी मदऊ करेंगे क्योंकि आप चिल्ड्रन राइट्स के भी एक्टिविस्ट हैं, और भी प्रोग्राम्स में आपको मदऊ करेंगे। आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया कि आप आज आपने पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज या जिनकी जिस्मानी डिसेबिलिटीज रहती है उनके मसाइल बड़े खूब उजागर किए, और गवर्नमेंट को भी कहा कि क्या क्या करने की जरूरत है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो नाजरीन, आज हमने जाना कि पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज के क्या क्या मसाइल है। अगले शुमारे तक मैं एक और बर्निंग टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक आपका होस्ट और दोस्त रमीज मखदूमी की तरफ से वस्सलाम।